नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, पिछली क्लास में हमने संसदीय प्रस्तावों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है ना, इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव आदि के ऊपर हमने डिटेल से चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, संसदीय समितियां। साथियों, संसदीय समितियों का जो जिक्र किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 118 में किया गया है। आर्टिकल 118 क्या कहता है कि संसद अपने कार्य को आसान बनाने के लिए या अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम या कानून बना सकता है, और उस नियम और कानून के तहत ही संसदीय समितियों का गठन किया गया है। संसदीय समितियों का गठनकर्ता कौन है? अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। साथियों, संसदीय जो समितियां हैं इनका प्रचलन आजादी के बाद, हमारे संविधान लागू होने के बाद में हुआ या संविधान से पहले हो गया था? तो मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि संसदीय समितियों का जो प्रचलन है या संसदीय समितियां जो व्यवहार में आई हैं, तो ये जो 1919 का भारत सरकार सुधार जो अधिनियम था, लोक लेखा समिति का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। उसके बाद में 1950 में और 1964 में अन्य कमेटियों का भी गठन किया गया। कुल मिलाकर के हमारे संविधान में या व्यवहार में लगभग 6 स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज, और 2 प्रकार की अस्थायी या तदर्थ समितियां व्यवहार में काम कर रही है। ठीक है साथियों, तो कुल कितनी समितियां हैं? समितियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। कितने प्रकार की होती है समितियां? 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? विभागीय समिति होती है, जांच समिति होती है, संसदीय समिति होती है, वित्तीय समिति होती है ना। इसके अलावा सेवा समिति होती है, अन्वेषण समिति होती है ना। और तदर्थ या अस्थायी समितियां हैं वो परवर समिति या और संसदीय समिति, 2 प्रकार की होती हैं। परवर समिति लोकसभा और राज्यसभा में अगर अलग अलग गठन किया जाता है तो उसमें अलग अलग सदस्य कार्य करते हैं, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है या दोनों सदनों को मिला के एक समिति गठित की जाती है तो उसे संयुक्त परवर समिति कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से संसदीय समिति की संसदीय सदन जो लोकसभा और राज्यसभा हैं उनकी अलग अलग अगर कमेटीज बनाई जाती हैं तो वो संसदीय समितियां होंगी। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से अगर कमेटी बनाई जाती है दोनों ही सदनों से तो वो हो जाएगी फिर संयुक्त संसदीय समिति। अस्थायी समितियों जो है इनका कार्य क्या होता है? घोटालों की जांच करना होता है। ठीक है, और ये जो विभिन्न प्रकार की जो कमेटियां हैं इनका अलग अलग कमेटियों का अलग अलग कार्य होता है। साथियों, कमेटियां बनाई क्यों जाती? कमेटियां संसद के कार्य को आसान और संचालित करने के लिए बनाई जाती हैं। देखो, संसद हमारा सर्वोच्च पंचायत है, हमारे देश की शीर्ष संस्था है जहां से शासन का कंट्रोल होता है। पूरे भारत के ऊपर शासन का जो कंट्रोल होता है वो कहां से होता है? हमारी संसद से होता है। और हमारी संसद में साल में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। इन 3 सत्रों में संसद के पास बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, बहुत सारे बिल पास करवाने होते हैं, बिल को पेश करना होता है, उस पर बहस करनी होती है, अन्य बहुत सारे काम होते हैं जिनको जो संसद को करने होते हैं। तो संसद के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर कार्य को स्वयं कर सके या बहुत गहनता से संसद सत्र के दौरान ही कंप्लीट कर सके। इसलिए उस कार्य को स्थायित्व देने के लिए, उसको सुचारू रूप से करने के लिए और क्या किया जाता है? कमेटियां गठित की जाती हैं, समितियां गठित की जाती हैं। अब समितियां गठित कैसे होती हैं? जैसे लोकसभा के द्वारा सदन के सदस्यों को, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन सदस्यों का विभिन्न ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे निर्धारित संख्या होती है सदस्यों की, भाई किस कमेटी में कितने सदस्य होंगे, उतने ही सदस्यों का ग्रुप बना दिया जाता है और उनको उनका काम सौंप दिया जाता है। और उस काम के अकॉर्डिंग समितियां होती हैं वो कार्य करती हैं और उस कार्य की जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्थायी समितियां। क्या पढ़ेंगे? स्थायी समितियां।
स्थायी समितियों की पहली समिति है विभागीय समिति। साथियों, विभाग भारत में विभिन्न या बहुत सारे विभाग हैं और उन सभी को देखना संसद के लिए संभव नहीं है। तो उन सभी विभागों को देखने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए क्या गठित की जाती है? विभागीय समिति गठित की जाती है। ठीक है, तो विभागीय समिति का क्या कार्य होता है? विभागों की जांच करना, विभागों को देखना। जैसे रेलवे विभाग होता है, कार्मिक विभाग होता है, गृह विभाग होता है। इन सभी के लिए संसद द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है और वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है और वो विभाग का कार्य देखती है। ठीक है, दूसरी है जांच समिति। साथियों, विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करवाने के लिए, विशेष तौर से किसानों के संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी जांच करवाने के लिए संसद द्वारा किसकी का गठन किया जाता है? जांच समितियों का गठन किया जाता है। जांच समितियां किसानों द्वारा, देखिए फिलहाल हम देख रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरला, यहां पे किसान आंदोलन हो रहा है और सरकार द्वारा जो एमएसपी को लेकर के जो बिल पास किए गए हैं उसका विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार या सदन द्वारा ये जांच करवाने के लिए कि ये जो बिल पास किया गया है इसमें कहां समस्या है, इसका विरोध हो क्यों रहा है इतना, उसकी जांच करने के लिए और जांच समिति का गठन किया जाता है। जैसे पहले सरकारी कोई उपक्रम लगता था, कोई सरकारी कंपनी लगती थी या रेलवे जा रहा था, तो रेलवे सरकारी जो कंपनी है उसके लिए या सड़क निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। अब यह भी सत्यता है कि अगर देश का विकास करना है तो कहीं ना कहीं से तो रेलवे को भी निकालना होगा, कहीं ना कहीं से रोड को भी निकालना होगा और कहीं ना कहीं सरकारी उपक्रम भी स्थापित करने होंगे। तो वो सारी चीजें जो हैं वो रहित होगी भूमि पर ही, और वो भूमि किसकी होगी? किसी न किसी किसानों की होगी। तो किसानों की जो पहले जो समय था वहां पे सरकारी उपक्रम स्थापित होने के लिए सरकार द्वारा किसानों की भूमि को औने पौने दामों में अधिग्रहित कर लिया जाता था या बहुत ही कम पैसे में उनको ले लिया जाता था और किसानों को उसका ज्यादा लाभ नहीं मिलता था। उसके लिए देखो, जब भूमि अधिग्रहण बिल आया वो किस पे आया? जांच समिति की रिपोर्ट पे आया कि किसानों की जो जमीन बहुत सस्ते रेटों में जाती है उस भूमि के उनको 4 गुना या 5 गुना पैसे मिलने चाहिए मार्केट वैल्यू से, यानी जो बाजार कीमत है उससे ज्यादा कीमत किसको मिलनी चाहिए? किसानों को मिलनी चाहिए। और उसके आधार पे भूमि अधिग्रहण बिल आया, हालांकि उसका भी बाद में विरोध हुआ, वो एक अलग मामला है। तो ये सारी जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? जांच समितियों के द्वारा किया जाता है। तो अगली समिति है अन्वेषण समिति। साथियों, अन्वेषण जो समिति होती है, अन्वेषण समिति का कार्य एससी एसटी मामलों का जांच करना, एससी एसटी मामलों की जांच करना ही कार्य किसका होता है? अन्वेषण समिति का कार्य होता है। अगला है सेवा समिति। साथियों, सेवा समिति का जो गठन होता है वो संसद के सांसदों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। किसी सांसद को कितना वेतन मिलना चाहिए, उसका जो आवास कैसा होना चाहिए, अगर जनता के बीच जा रहा है कहीं पे तो उसको अलग से भत्ता मिलना चाहिए। तो ये होती है सेवा समिति। और हम सब जानते हैं कि सेवा नेता लोग कितनी करते हैं, जो पॉलिटिशियन है वो किसकी सेवा करते हैं, खुद की करते हैं कि जनता की करते हैं, सभी बहुत अच्छी तरह से उसको जानते हैं। ठीक है, कब किस सांसद की तनख्वाह बढ़ जाती है या उनको भोजन कितने, जैसे जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका जो कैंटीन होता है उसमें कितने सस्ते पैसों में एक 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिल पाती हैं, क्या वो सारी आम आदमी को थोड़ी मिल पाती हैं? लेकिन वो उनका ही काम होता है, भाई संसदीय समितियां हैं, संसद का कार्य होता है उनका वेतन और भत्ता फिक्स करना। जब खुद का वेतन आदमी खुद फिक्स करेगा तो वो कमी क्यों छोड़ेगा? ठीक है, तो ये कार्य होता है किसका? सेवा समिति का। सेवा समिति का जो कार्य है वो सांसदों के वेतन भत्तों आवासों आदि का देख रेख करना होता है कि भाई हर 6 महीने में आपके घर का फर्नीचर बदलना है या कोई इलेक्ट्रिक सामान बदलना है या आपके घर के बाहर गार्डन होना चाहिए, कोई स्विमिंग पूल होना चाहिए, घर में ही बच्चों के लिए भाई छोटा वाटर पार्क टाइप का होना चाहिए। वो सारी चीज़ों
का जो देख रेख करती है वो कौन करती है? सेवा समिति करती है। साथियों, ये जो विभागीय समिति है, विभागीय समिति विभागों की जांच करती है, और विभागीय जो समिति है वर्तमान में कितनी है? 24, यानी 24 समितियां हैं, जिसमें से 16 समिति जो हैं वो 16 समिति लोकसभा के अंडर काम कर रही है और 8 समिति जो हैं वो राज्यसभा के अंडर कार्य कर रही है। ठीक है, विभागीय समितियां कुल कितनी है? 24 हैं, 16 लोकसभा के अंडर काम कर रही हैं और 8 किसके अंडर काम कर रही हैं? राज्यसभा के अंडर काम कर रही हैं। इनकी कुल संख्या, जो सदस्य संख्या है वो कितनी होती है? 31 होती है। विभागीय समितियों में जो सदस्य होते हैं उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 31 होती है। और 31 में से 21 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य होते हैं वो किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है साथियों, अगली समिति है अपनी सदन समिति। सदन समिति का कार्य क्या है? सदन समिति का कार्य जो है वो है सदन में सांसदों का नियम, कानून और कार्य मंत्रणा फिक्स करना। बहुत सारी समितियां होती हैं इसमें, सदन समिति में बहुत सारी समितियां शामिल की जाती हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कि कानून समिति है, नियम समिति है, कार्य मंत्रणा समिति है। उनका अलग अलग काम होता है। वो दिशा निर्देश के आधार पर ही जो सदन के सदस्य होते हैं वो अपना कार्य संचालन करते हैं। उसके बाद में अपना जो है वित्तीय समिति आएंगी। वित्तीय जो समिति है ये 3 प्रकार की होती है। वित्तीय समिति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है वित्तीय समिति। साथियों, वित्तीय जो समिति होती है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है प्राक्कलन या आकलन समिति। इसे हम एस्टीमेट समिति भी कहते हैं कि किसी कार्य का एस्टीमेट बनाना। ठीक है। दूसरी जो समिति होती है वो होती है लोक लेखा समिति। दूसरी समिति कौन सी होती है? लोक लेखा समिति। इसे हम क्या कहते हैं? पीएससी भी कहा जाता है। पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या कहा जाता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। और जो तीसरी है वो है लोक उपक्रम समिति। क्या है? लोक उपक्रम समिति। साथियों, जो वित्तीय समिति है ये ही क्या है? सबसे बड़ी समिति है। वित्तीय समितियों में 3 समितियां होती हैं। पहली प्राक्कलन या आकलन समिति, दूसरी लोक लेखा समिति और तीसरी लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति मतलब कि सरकारी जो उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं, उनकी देखरेख करने वाली समिति होती है। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी जनता का जो पैसा है उसकी देखरेख करने वाली, उसकी जांच करने वाली कमेटी। ठीक है। और प्राक्कलन या आकलन समिति एस्टीमेट यानी कि किस कार्य में कितना पैसा लगेगा, धन के अपव्यय को कैसे रोका जा सकता है, वो सारी चीजें किस में होती हैं? प्राक्कलन समिति में होती हैं। कि कितना बजट किस कार्य के लिए होना चाहिए और उसके अपव्यय को कैसे रोका जाएगा, वो सारी चीजें किस में होती हैं? प्राक्कलन समिति में होती है। प्राक्कलन समिति और लोकलेखा जो समिति है ये एक दूसरे की जुड़वा बहन होती हैं। कि इसका कार्य क्या है कि आकलन या एस्टीमेट बनाना, कितना कार्य कहां हो रहा है, अपव्यय को रोकना, ये सारे काम देखना। और लोकलेखा समिति उसकी जांच करती है कि ये जो कार्य हुआ है, इतना धन इसमें लगा है, उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। बहुत ही बारीक बारीक चीजों को नोटिस करती है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वित्तीय समितियां। और ये वित्तीय समिति होती है ये स्थायी समितियों में सबसे बड़ी होती है। स्थायी समितियों में
क्या होती है? ये सबसे बड़ी समिति होती है। अस्थायी समितियों में नहीं, अस्थायी समितियों में देखो, इस वित्तीय जो समिति है इसमें प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, यानी कि सबसे बड़ी किससे 30 सदस्य होते हैं। लेकिन अस्थायी जो सदस्य तदर्थ या परवर जो समितियां हैं, वो अस्थायी जो समितियां हैं वहां पर 45 सदस्य तक भी होते हैं। तो स्थायी सदस्यों में वित्तीय समिति होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो स्थायी समिति क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? प्राक्कलन या आकलन या एस्टिमेट समिति को। प्राक्कलन या आकलन समिति, साथियों इसमें कुल जो सदस्य होते हैं इसके, तो इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और ये जो 300 जो सदस्य हैं, ये सारे कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 0। दूसरी, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है इस समिति में। क्यों नहीं होता है साथियों? धन से संबंधित जो अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। जैसे आपने देखा होगा कि धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक राज्यसभा पास करे या न करे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब धन विधेयक राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिन तक पास नहीं करती है, तो वो अपने आप ही पास समझ लिया जाता है। अर्थात धन से संबंधित शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। तो ये पैसे संबंधित है, एस्टिमेट बनाती है कि कितने पैसे किस काम के लिए निकालने हैं खजाने, सरकारी खजाने से, या सरकार को कितने बजट चाहिए किस काम को करने के लिए, वो होता है। ये जो समिति है तीसरा, इसमें कोई सरकारी सदस्य नहीं होता है। सरकारी सदस्य का मतलब कि सरकार में शामिल सदस्य, जैसे मंत्री परिषद होती है ना, सरकारी मतलब सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि सरकारी जो सरकार में जो शामिल है। जैसे वहां पे जो हमने मंत्री पढ़े थे ना, जैसे राज्य मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल किए जाते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं राज्य मंत्री, है ना, वो सारे मंत्री, या सरकार की मंत्री परिषद में जो शामिल सदस्य होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सरकारी सदस्य। और वो सरकारी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होते हैं। समझ रहे हो? पहला, किसमें 30 सदस्य होते हैं, यह जो वित्तीय समिति होती है यह स्थायी सदस्यों में सबसे बड़ी होती है। दूसरा, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है, न इसमें कोई सरकारी सदस्य शामिल होता है। सरकारी सदस्य को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। सरकारी सदस्य जो सरकार के मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल होता है वो इसमें का सदस्य नहीं होता है। चौथा क्या है कि इसे बजट के बाद लाया जाता है, इसे बजट के बाद लाया जाता है। ठीक है भाई, किसी भी कार्य के लिए पहले बजट की आवश्यकता होती है, फिर उसका एस्टिमेट बनाया जाता है कि भाई मान लो ये कार्य है, इसमें इतना पैसा लगेगा, और फिर उसका बजट के अनुसार उसको कार्य पूरा किया जाता है। तो इसे किसके बाद लाया जाता है? बजट के बाद लाया जाता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करता है, उसका पहले एस्टिमेट बनता है कि इस कार्य में कितने पैसे लगेंगे। वो बजट होगा तभी तो लगेगा, तो पहले बजट होता है, उसके बाद में ये एस्टिमेट आता है। तो इसके क्या किया जाता है? बजट के बाद लाया जाता है। और इसका अगला कार्य क्या है? अपव्यय को रोकना, धन के
अपव्यय को रोकना। ठीक है, तो प्राक्कलनीय आकलन समिति यानी किसी भी जो कार्य होना है उसका आकलन करना, इसे एस्टिमेट समिति भी कहते हैं। इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं, 300 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, नई सरकार का कोई सरकारी सदस्य होता है, कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। इसे बजट के बाद लाया जाता है और ये क्या करती है, धन के अपव्यय को रोकती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की दो और पढ़ते हैं। वित्तीय समिति में दूसरी जो समिति है हमारी, वो कौन सी है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है कि प्राक्कलन समिति द्वारा जो एस्टीमेट बनाया गया है वो धन ठीक प्रकार से कहीं लगा है कि नहीं लगा है, जिस काम के लिए धन पास हुआ था वो धन उस काम में लगा है कि नहीं लगा है। ये कार्य किसका होता है, लोक लेखा समिति का। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य संख्या 22 होती है। और 22 कैसे होते हैं, 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। क्योंकि धन निकालने में राज्यसभा का योगदान नहीं है, लेकिन धन खर्च सही प्रकार से हो रहा है नहीं, इसका अधिकार तो राज्यसभा के पास है ही। इसलिए इस समिति में राज्यसभा के 7 सदस्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कुल सदस्य कितने हो गए, 22 हो गए। इसका मुख्य कार्य क्या है, धन की जांच करना। क्या है इसका कार्य, धन की जांच करना। धन की जांच कैसे करना, कि अन्वेषण कमेटी ने जो धन पास करवाया है या जो कार्य का एस्टीमेट बनाया है वो ठीक प्रकार से लगा है कि नहीं लगा है। ये कार्य किसका है, पीएससी का। अब देखो, जो ये पीएससी है, लोक लेखा समिति है, ये स्वयं जाके वहां पे धन की जांच नहीं करती, ये स्वयं जाके धन की जांच नहीं करती है। तो फिर कैसे, कि ये जो है सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। जगह जगह जाकर के देखना किसका कार्य है, सीएजी का, कैग का। ठीक है, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का। उसका कार्य क्या है कि जो धन खर्च हो रहा है वो ठीक जगह से हुआ कि नहीं, जगह जगह जहां जहां सरकार के जो योजनाएं चल रही हैं, जहां धन खर्च हो रहा है उनकी जांच करने का कार्य किसका है, सीएजी का है। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, सीएजी जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसके पास भेज देता है, पीएससी के पास भेज देता है। और पीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये बात बहुत ही तरीके से समझनी है क्या, कि लोकलेखा जो समिति है उसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और ये जो 22 सदस्य होते हैं ये किस में होते हैं, पीएससी में होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है लोकलेखा समिति का, धन की जांच करना। धन की जांच कर स्वयं जाके नहीं करती, तो सीएजी वहां जाता है, वो रिपोर्ट बनाता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति अकाउंट्स का जानकार हो या राष्ट्रपति के पास इतना समय हो कि वो इस रिपोर्ट को पढ़े, नहीं पढ़ता है। वो इस रिपोर्ट को किसको सौंप देता है, लोकलेखा समिति को सौंप देता है। और लोकलेखा समिति उसकी जांच पड़ताल करके और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अब देखो, ये जो पीएससी है, लोकलेखा समिति है, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो
प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। साथियों, जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था और पीएससी का गठन हुआ था 1921 में। ठीक है, तो इनको जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा भाई नहीं कहा जाता, जुड़वा बहन कहा जाता। क्यों कहा जाता? देखो, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लड़कियां जो होती है ना, वो बहुत ही बारीक बारीक चीजों को नोटिस करती हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देती हैं लड़कियां, जबकि लड़के होते हैं ना, वो बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि दो चार जब लड़कियां बैठी होती हैं, वो आपस में जब बातें करती हैं तो वो बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान करती हैं कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को वो ऑब्जर्व करती हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये लड़कियां बहुत ही बारीकी से जांच करती हैं, बहुत बारीकी से उनको नोटिस करती हैं, जबकि लड़के उसको नोटिस करते ही नहीं है। इसलिए जो प्राक्कलन समिति ने जो काम के लिए जो धन दिया है, उसको बहुत ही बारीकी से जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। और इसलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। दूसरा, ये जो लोक लेखा समिति होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है, भाई ये भी तो हो सकता है कि सरकार द्वारा कोई समिति बनाई गई है और उस समिति का अध्यक्ष अगर सरकार का ही कोई आदमी है या उसी पार्टी का सदस्य है, तो उन्होंने अगर घोटाला हुआ भी है तो भी क्या पता चलेगा? क्योंकि जांच करने वाले उनके सदस्य हैं, सदन के अध्यक्ष उनका है, वो जो रिपोर्ट सोचेगा वो ही सही होगी। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का कोई नेता होता है। लोक लेखा समिति का जो सदस्य होता है वो कौन होता है? विपक्ष का कोई सदस्य या कोई नेता होता है, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? लोक उपक्रम समिति की। तीसरी समिति है वित्तीय समितियों में लोक उपक्रम समिति। साथियों, ठीक लोक लेखा समिति की तरह ही इस समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? 22। वो ही लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है सरकारी कर्मचारी कंपनियों की जांच करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी कंपनियों की जांच करना। ठीक है, तो साथियों, हमने आज स्थायी समितियां पढ़ी हैं। स्थायी समितियों में हमने 6 प्रकार की समितियां पढ़ी हैं। स्थायी समितियों का जो कार्यकाल होता है, स्थायी क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 1 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है? 1 वर्ष का होता है। जो प्राक्कलन समिति है उसका गठन 1950 में हुआ था, जो लोकलेखा समिति है उसका गठन 1921 में हुआ था, और जो ये लोक उपक्रम समिति है इसका गठन 1964 में हुआ था। ठीक है, तो हमने जो वित्तीय समिति है उसमें 3 प्रकार की समितियां पढ़ी: प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? कि धन की को निकलवाना या एस्टीमेट बनाना। लोकलेखा समिति का कार्य क्या है? कि उस एस्टीमेट की जांच करना कि धन सही जगह लगा है कि नहीं लगा है। और लोक उपक्रम समिति का कार्य क्या है? कि सरकारी जो उपक्रम है उनकी जांच करना। मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम अस्थायी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।